अमीर बहुओं का अत्याचार। ये कहानी है जूनागढ़ गांव में रहने वाली गरीब गोदावरी और गोधन की, जिनके दो बेटे थे, अर्चित और राघव। दोनों दंपत्ति ने अपने बेटों को अच्छी परवरिश और ऊंची शिक्षा देने के लिए अपनी सारी संपत्ति झोंक कर उन्हें पढ़ने लिखने के लिए शहर भेजा। क्या बात है भाग्यवान, आज इस अरसे बाद तुम्हारे मुरझाए चेहरे पर खुशी का उत्कर्ष उतरा है। अपनी खुशी मुझसे नहीं बांटोगी? अजी शहर से फोन आया था। आज मेरे दोनों अनमोल रतन घर लौट कर आ रहे हैं। इस बार उनके पैरों में ब्याह की बेड़ियां डाल दूंगी ताकि मेरे दोनों बेटे मेरी अखियों के सामने ओझे रहे। गोदावरी खुश मन से अपने दोनों बेटों का मनपसंद खाना बनाकर उनकी बाट जोहने लगती है। तभी उसके दोनों बेटे अपनी शहरी अमीर पत्नियों के साथ चौखट पर आ खड़े होते हैं। अपने बेटों को एक बड़े वक्त बाद सामने खड़ा देखकर गोदावरी डबडबाई आंखों से बोलती है, अर्चित, राघव, तुम दोनों आ गए मेरे बच्चे। मगर ये कौन है? माया मायरा है मेरी पत्नी, और माँ ये रिचा है मेरी पत्नी। तुम दोनों ने शहर में शादी कर ली और अपने माँ बाप को बताना भी नहीं समझा जरूरी। क्या अब हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहे? हमने तुम्हें दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा था, न कि दिल लगी करने के लिए। ऐसा नहीं है पिताजी, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया। अजी अब गुस्सा थूक भी दो, अब हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। दोनों अमीर बहुएं अंदर आकर अपनी रईसी का रुआब झाड़ते हुए कहती हैं, उफ, कितनी गर्मी है यहाँ, एक एसी भी नहीं है। ये सुनकर सास को शर्मिंदगी महसूस होती है। दोनों बहुएं कुड़कुड़ाती हुई कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह सास बहू के उठने का इंतजार कर रही होती है। तभी बहुएं कमरे से बाहर आती हैं। अरे रिचा, मायरा, ससुराल के पहले दिन बहुओं का इतनी देर से उठना शोभता है क्या? खैर, कोई बात नहीं, चलो जल्दी से नहा धोकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लो। आपका दिमाग तो नहीं फिर गया सासू माँ? हमारे मायके में हमने खुद से एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पिया, और आप चाहती हैं कि हम इस गए गुजरे किचन में करछी चमचा चलाएं? मगर बहू, अरे ओ बुढ़िया, अगर मगर की ना तो तेरे छक्के छुड़ा कर रख दूंगी। ये चूल्हे चौके की चोचलेबाजी हम बहुओं के बस की बात नहीं। अब ज्यादा सास की सिताइश मत कर और चुपचाप से जाकर हमारे लिए कड़क सी चाय बना। अपनी पत्नी के साथ अमीर बहुओं का ऐसा बर्ताव देखकर उनका ससुर गोधन गुस्से में गरजते हुए कहता है, बहू, लगता है तुम्हारे अमीर मायके में तुम्हें सहूलियत नहीं सिखाई है। बड़ों से कैसे बात करते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी सास के साथ ऐसे बात करती हो। गरीब घूसट बुढ़े, हम पर चिल्लाने की गुस्ताखी मत करना, वरना घरेलू हिंसा की ऐसी धाराएं लगाएंगे कि बचा खुचा बुढ़ापा जेल की चक्की पीसते हुए काटनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं बहू, हम गरीब बूढ़े बुढ़िया पर ऐसा गजब मत ढाना। तुम दोनों जैसा चाहोगी वही होगा। शाबाश सासू माँ, हम दोनों बहू को बहुत भूख लगी है, जाकर कुछ अच्छा खाना बनाओ। अरे सुनो ससुर जी, अभी इसी वक्त ये बिखरा घर साफ करो। इस तरह घर बिखरने के खौफ से बेचारे बूढ़े सास ससुर अपनी बिगड़ैल बहुओं की जी हुजूरी करने लगते हैं। शाम को दोनों बहुओं के पति दरवाजे से अंदर दस्तक देते हैं तो वो अपने सास ससुर को आंखें दिखाते हुए फुसफुसाती हैं, अगर तुम बुढ़े बुढ़िया ने हमारे पतियों के सामने हमारी पोल पट्टी खोलने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अरे वाह, क्या बात है, तुम दोनों बहू तो बड़ी जल्दी माँ बाबूजी से घुल मिल गई। अब सासू माँ और ससुर जी है ही इतने प्यारे। ये सब छोड़ो, दोनों भाइयों को बहुत तेज भूख लगी होगी ना, चलो खाना खाते हैं। दोनों शातिर बहुएं बड़ी ही सफाई से बात को बदल देती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ अमीर बहुओं की जातियां बूढ़े सास ससुर पर और भी ज्यादा उफन पड़ती है। सासू माँ, अरे ओ सासू माँ। हाँ बहू, तूने बुलाया? बहू गुस्से में दांत पीसते हुए बड़ी बेरहमी से बूढ़ी सास के बाल पकड़ लेती है। क्यों री बुढ़िया, बहरी हो गई थी क्या, या जानबूझकर अपनी बहुओं की आवाज को अनसुनी कर रही थी? बहू, मेरे बाल छोड़ दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो रसोई में बर्तन मांज रही थी, खटपट की आवाज से कुछ सुनाई नहीं दिया। हम बूढ़े बुढ़िया पर अपना बल आजमा रही हो, मगर याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वो हर बात का लेखा जोखा रखता है। ए बूढ़े, अपनी गज भर की जुबान को लगाम दे। लगता है बढ़ते बुढ़ापे के असर में तुम दोनों भूल बैठे हो कि तुम दोनों हमारे पतियों के टुकड़ों पर पलते हो। हमारा मुफ्त का खाना खाकर इन्हें जरूरत से ज्यादा चर्बी चढ़ गई है।
अब अगले 2 दिनों तक तुम भूखे रहोगे ना तो सारी अकड़ टूट जाएगी। इस तरह अत्याचारी घमंडी बहुएं अपनी रईसी का रुआब दिखाते हुए बूढ़े सास ससुर के पेट पर पाबंदी लगा देती हैं। उस रात अपने माता पिता को ना पाकर खाने के मेज पर बैठे दोनों के पति पूछते हैं, अमायरा, माँ बाबूजी कहाँ हैं? वो अर्चित, सासू माँ और ससुर जी ने शाम को ही खाना खा लिया था। मगर माँ बाबूजी तो हमारे साथ ही खाते हैं। ओहो राघव, तुम दोनों भाई बेवजह ही तिल का ताड़ बना रहे हो। चलो खाना खाओ। अपनी पत्नियों का कहा गया कथन कहीं न कहीं दोनों भाइयों के मन में घर कर जाता है। उस रात भूख से बिलबिलाते बेचारे सास ससुर अपने कलेजे की कुड़न को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ये कैसी दूभर जिंदगी है जी, अपने ही घर में हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। पता नहीं भाग्यवान ये किस जन्म का कर्म है जो भगवान ने हमें ऐसी अत्याचारी बहुओं से नवाजा है, और कितना जुल्म भोगना बाकी रहा है। खाने का दाना तो मिलने से रहा, आज इस पानी से ही पेट भरना पड़ेगा। इस तरह एक और जहां अमीर बहुएं जायकेदार खाना खाती हैं, वहीं बेटों से बिछड़ने की धमकी से सास ससुर पानी पीकर ही सो जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। जुल्मी बहुएं हर दिन अपने सास ससुर को एक पांव पर नचाती हैं और दिन भर के बीच एक दफा उन्हें रूखा सूखा खाने को दे देती हैं। कभी कभी उस पर भी आफत कर देती है, मगर कहते हैं ना कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। एक शाम जैसे ही दोनों बेटे घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पिता बेहोश पड़े हैं और दोनों बहुएं चूल्हे पर सेका गर्म चिमटे से अपनी सास की हथेलियां दाग रही होती हैं। पिताजी उठिए, आप बेहोश कैसे हो गए? बेटा, अपनी माँ को बचा लो, वरना ये अत्याचारी बहुएं उसे मार डालेगी। माँ बहू, मुझे छोड़ दे। आज तुझे सजा मिलकर रहेगी। बहुत बड़बोली बनने का शौक है ना तुझे, बुढ़िया। दूर हटो मेरी माँ से। अमायरा, अरे इतनी बदसलूकी से तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं पेश आता है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी सास के साथ कोई ऐसे अत्याचार करता है? अर्चित, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। इतना सब करने के बाद तुम माफी की उम्मीद कैसे कर सकती हो? हमने सोचा था कि तुम बाकी अमीरों से अलग हो, मगर तुमने हमारी सोच को गलत साबित कर दिया। चली जाओ यहाँ से। नहीं, हमें घर से मत निकालो अर्चित। तुम्हें क्या अलग से कहूँ ऋचा? निकलो यहाँ से। राघव, मुझे खुद से अलग मत करो। माँ जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, इन्हें माफ कर दे। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपना घर खराब मत करो। हम दोनों 4 दिन के मेहमान हैं, मगर ये तुम्हारी जीवन संगनी है। सास की बात सुनकर दोनों बहुओं का मन पसीज पड़ता है और डबडबाई आंखों से वो बोलती हैं, सासू माँ, ससुर जी, हमने आपके संग इतना बुरा बर्ताव किया और आपने फिर भी हमें माफ कर दिया। अब हम वादा करती हैं, अब हम भविष्य में इस भूल को कभी नहीं दोहराएंगे। इस तरह अंत में दोनों बहुओं का रईसी का रुआब टूटकर चकनाचूर हो जाता है और वो अपने ससुराल में ढल जाती हैं। मगर उन्हें मिली माफी गोधन और गोदावरी के मन में बसे बड़प्पन को दर्शाता है। चलो राधा, यहाँ से भाग चलते हैं। हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम अभी नहीं भागे तो फिर कभी नहीं भाग पाएंगे। ठीक है जी, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम यहाँ से दूर शहर चले जाएंगे। राजीव राधा को भगाकर शहर ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक मंदिर में शादी करते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद राजीव अपनी पत्नी राधा और अपने लिए एक घर खरीदता है और एक अच्छी सी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करने लगता है। अजी ये लीजिए, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है। राधा, मैं कई समय से तुमसे कुछ कहना चाहता था। हम दोनों इस परिवार में अकेले हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपने परिवार की शुरुआत करें। अजी ऐसा तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन शर्म की वजह से मैं कभी आपसे बोल नहीं पाई। मैं भी एक औलाद चाहती हूँ ताकि मैं उसके साथ खेलूं, बात करूं और उसका ख्याल रखूं। उस दिन के बाद से राजीव और राधा दोनों एक बच्चे की प्लानिंग करते हैं। कुछ ही समय में राधा प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी के चलते वो घर के कामों को सही से कर नहीं पाती। एक दिन राजीव अपने साथ एक औरत को लेकर आता है, जिसे देखकर राधा उससे कहती है, अजी मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी और आप मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? मेरे होते हुए आप दूसरी औरत को अपने साथ ले आए। अरे राधा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हारे सिवा किसी और को इस घर में कैसे लेकर आ सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने आने वाले बच्चे से भी बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल ये काम वाली है और इसको तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अच्छा, तो ये काम वाली है। मुझे माफ करना, मैं बेकार ही आपके ऊपर शक करने लगी थी। वैसे तुम क्या क्या काम कर लेती हो?
मैं बर्तन धो लेती हूँ, घर की सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और तो और कपड़े धोने के साथ साथ घर का खाना भी बना लेती हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत कमाल की हो। मुझे तो ऐसी ही काम वाली बाई चाहिए थी जो घर के सारे काम कर सके। अरे मालकिन साहिबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी और आपको बिस्तर से जमीन पर पैर भी नहीं रखने दूंगी और तो और आपके बच्चे के होने के बाद उसकी सेवा पानी भी करूंगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब एक काम करो, तुम हमारे साथ ही हमारे घर में रह लो, क्योंकि हमें तुम्हारी कभी भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। कांताबाई उनके साथ उनके घर में रहने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद राजीव अपने ऑफिस निकल जाता है और कांताबाई घर के काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राधा अपने कमरे में आराम कर रही होती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। एक तरफ तो मालकिन अपने कमरे में आराम से सो रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारे साहब अपने ऑफिस चले गए। यही सही मौका है थोड़ी बहुत हेरा फेरी करने का। कांताबाई सफाई करते करते यहाँ से वहाँ सामानों को देखने लगती है और जो भी महंगा सामान लगता है वो उसे चुरा लेती है। अरे थोड़ा सा चुरा लूंगी तो कौन सा साहब और मालकिन को पता चलने वाला है। वो थोड़ा थोड़ा रोजाना घर से कुछ न कुछ चोरी करने लगती है। एक दिन वो झाड़ू लगाते लगाते राधा के कमरे में पहुंच जाती है, जहां राधा की ड्रेसिंग टेबल पर उसकी सोने की चेन रखी होती है। अरे वाह, क्या बात है, सोने की चेन, इतनी खूबसूरत सोने की चेन तो मैंने कभी नहीं देखी। एक काम करती हूँ, इसे चुरा लेती हूँ। कांताबाई राधा की सोने की चेन भी चुरा लेती है, जिसके बाद राधा जैसे ही अपने कमरे में अपनी सोने की चेन पहनने के लिए आती है, उसे उसकी टेबल पर चेन कहीं भी नजर नहीं आती। अरे ये क्या, मैंने अपनी सोने की चेन यहीं तो रखी थी। आखिर मेरी सोने की चेन चली कहाँ गई? राधा वहां से अपने सोने की चेन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे सोने की चेन कहीं भी नजर नहीं आती, जिसके बाद वो चिल्ला चिल्ला कर कांताबाई को पुकारती है। अरे कांताबाई, ओ कांताबाई, अरे कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अरे मालकिन, क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? अरे सफाई करते वक्त तुम्हें कोई सोने की चेन मिली है क्या? मैंने ये अपनी चेन यहीं रखी थी, लेकिन अब मुझे मिल ही नहीं रही है। अरे मालकिन, भला आपकी चेन यहाँ से कहाँ जा सकती है? और फिर जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ मैंने कोई चेन नहीं देखी, आपने कहीं और रखी होगी। राधा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कांताबाई के ऊपर थोड़ा भी शक नहीं करती। लेकिन कांताबाई अपनी मालकिन को धोखा देती रहती है। ऐसे ही कांताबाई को उनके घर में चोरी करते करते थोड़ा सा समय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधा को पूरा 9वां महीना भी पूरा हो जाता है। एक दिन अचानक से उसे रात के समय दर्द होने लगता है। अजी सुनते हो, मुझे बहुत जोरों से दर्द हो रहा है पेट में। मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, नहीं तो रात में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस हौसला बनाए रखो, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। राजीव राधा को हॉस्पिटल ले जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे ओपीडी में ले जाते हैं। कुछ ही देर बाद राधा एक बेटे को जन्म देती है। डॉक्टर राजीव को उसका बेटा दिखाने के लिए उसके पास लेकर आते हैं। अरे मुबारक हो, आप पिता बन गए हो। ये सुनते ही राजीव बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपनी पत्नी राधा को घर ले आता है और अपने बेटे के होने की खुशी में कांताबाई को एक बहुत महंगी साड़ी और कुछ मिठाइयां देता है। कांताबाई, ये लो, ये सब तुम्हारे लिए। जब से तुम हमारे घर में आई हो, तब से हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। तुम हमारे लिए बहुत शुभ हो। इतना सारा मान और सम्मान पाने के बाद कांताबाई को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी चोरी करने की आदत नहीं जाती। वो हर रोज कुछ न कुछ चुराती है। एक दिन कांताबाई अपने आप से कहती है, रोज रोज चोरी करने से अच्छा है क्यों ना मैं एक ही बार सारा सामान चोरी करके यहाँ से फरार हो जाऊं, और उसके बाद तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। कांताबाई ऐसा सोचकर रात होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही रात होती है, कांताबाई मौका देखकर सारे गहने और पैसे एक बैग में भर लेती है और वो वहां से 9-2-11 हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, राधा कांताबाई को आवाज लगाने लगती है। अरे कांताबाई, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो मुन्ना ने डायपर गीला कर दिया है, इसे जल्दी से बदल दो। राधा की आवाज लगाने के बाद भी उसे कांताबाई की आवाज वापस नहीं आती, जिसके बाद राधा अपने घर में यहाँ से वहां कांताबाई को ढूंढती है, लेकिन उसे कांताबाई कहीं भी नजर नहीं आती। जैसे ही वो अपने कमरे में आती है तो उसे अपनी तिजोरी खुली हुई नजर आती है। हे भगवान, राजीव जी जरा उठिए और ये सब देखिए, ये सब किसने किया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राजीव जैसे ही नींद से जागता है, वो अपनी पैसों की तिजोरी खुली देखकर हैरान रह जाता है। अरे
तिजोरी के बारे में सिर्फ तुम और मैं और हमारी कांताबाई को ही पता था। राजीव और राधा दोनों समझ जाते हैं कि उनकी काम वाली बाई ने उनके सारे पैसे और गहने चोरी कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांताबाई उन सभी पैसों से मौज करते हुए यहाँ से वहां घूम रही होती है, अपने लिए नए नए कपड़े खरीद रही होती है। जब तक मुझे जेल नहीं हो जाती तब तक तो मैं इन पैसों से अपने ऐशो आराम कर लूं। एक ना एक दिन तो मालकिन मुझे पुलिस के हवाले कर ही देंगी। ऐसे ही धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है, लेकिन कांताबाई को पुलिस की कोई खबर नहीं मिलती, जिसके बाद उसे किसी से ये पता चलता है कि उसके मालकिन ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं। अरे इतना कुछ होने के बाद भी मालकिन ने मेरे खिलाफ रपट नहीं लिखवाई। इससे पता चलता है कि मैंने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया है। वो तो हमेशा मुझे अपने घर का एक सदस्य माना करती थी, लेकिन मैंने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कांताबाई को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी मालकिन के पास जाती है और उसे उनके सारे गहने और पैसे लौटा देती है। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। ये रहे आपके सारे पैसे और गहने। इनमें से कुछ मैंने खर्च कर दिए, लेकिन मैं यहाँ काम करके वो सब चुका दूंगी। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। बाकी मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए। राधा कांताबाई को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से कांताबाई उनके साथ ही रहने लगती है। अब कांताबाई अपनी मालकिन को कोई धोखा नहीं देती और ईमानदारी के साथ उसके घर में काम करती रहती है। कावेरी फोन पर अपने 5 दामादों को अपने घर पर इनवाइट करती है। अरे सूरज, जल्दी से मेरी बेटी के साथ घर पर पहुंच जाओ, मैंने आज तुम सभी के लिए दावत रखी है। कावेरी एक एक करके अपने 5 दामादों को कॉल करती है और उन्हें घर पर इनवाइट कर लेती है, जिसके बाद उसके सबसे पहले 3 अमीर दामाद उसके घर पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे माँ जी, क्या बात है, आज आपने हमारी दावत में क्या बनाया है? जिस हिसाब से आपने हमें बुलाया है उस हिसाब से तो लगता है कि दावत अच्छी ही होगी। अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, चलिए बताइए जल्दी से कि आखिर आपने हमारे लिए क्या बनाया है। अरे मेरे प्यारे दामादों, मैं तुम्हें खाना तो खिलाना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक मेरे 2 दामाद नहीं आए। जरा उन दोनों निकम्मों को तो आने दो। तभी वहाँ पर कार्तिक और पवन पहुँच जाते हैं। कार्तिक और पवन आते वक्त अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ पहले ही सुन चुके थे, जिसके चलते वह कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि वह दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे। लेकिन फिर भी वह आने से पहले अपनी सास के घर मिठाई का डिब्बा लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कावेरी के 3 अमीर दामाद कपड़ों के साथ मिठाइयाँ और चॉकलेट भी लेकर आते हैं। चलो अच्छी बात है, तुम सभी आ गए हो, चलो अब खाना खाते हैं। खाने की टेबल पर अपने अमीर दामादों को बिठाती है, लेकिन वह केवल सूरज, सुधीर और रुपेश को ज्यादा प्यार जताने लगती है। अरे सूरज, सुधीर, रुपेश, तुम तीनों तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। एक तो तुम इतने पतले होते जा रहे हो, अगर सही से खाओगे नहीं तो मोटे कहाँ से होगे। कावेरी तीनों को तो अपने हाथों से खिलाती है और बाकी के जो 2 गरीब दामाद होते हैं वह उनसे एक बार झूठे मुंह भी नहीं पूछती है। वह दोनों चुपचाप खाना खाने लगते हैं। माँ जी, आपने सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाई है। आप ऐसा खाना रूपाली को क्यों नहीं सिखाती हो? अरे मेरी 5 बेटियों को मैंने अपने सभी संस्कार दिए हैं, यहाँ तक कि रूपाली भी अच्छा खाना बनाती है। अब तुमको कहाँ ऐसा अमीर वाला खाना रास आता होगा, तुम दोनों तो गरीबों के जैसे खाना ही खाते हो। अरे माँ जी, ये अमीर और गरीब वाला कौन सा खाना होता है? भला सारा खाना तो एक जैसा ही होता है। किसी भी मसाले अच्छे होते हैं तो किसी में कम होते हैं। अरे दामाद जी, आप दोनों रहने ही दो। आपने कुछ अच्छा खाया हो तब आपको पता होना चाहिए। और फिर मेरी बेटियों की क्या कमी है? मेरी बेटियां तो तभी अच्छा खाना बनाएंगी जब उनके पास बनाने का सारा सामान होगा। आपके घर में तो वैसे ही खाने के लाले पड़े रहते हैं। खाने के समय अपनी सास से ऐसी जली फूकी बातें सुनकर दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। उनके हलक से एक निवाला भी नहीं उतरता, जिसके बाद वह दोनों अपना मुंह बंद करके चुपचाप खाना खाने लगते हैं। जैसे ही उनकी दावत खत्म हो जाती है, कावेरी अपने 3 अमीर दामादों को जाने से पहले 100 रुपए विदा बंदगी देती है। अरे दामाद जी, ऐसे खाली हाथ जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये लीजिए मेरी तरफ से आपके लिए। ऐसा कहकर कावेरी अपने 3 दामादों को अपनी बेटियों के साथ विदा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके गरीब दामाद उससे कहते हैं, अच्छा माँ जी, आपने खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया था। इस दावत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है माँ जी, अब हम लोग भी चलते हैं, हमारा घर भी जाने का समय हो गया है।
ठीक है, जाओ, चले जाओ तुम दोनों अपने घर, लेकिन रूपाली और राधा को यहीं छोड़ जाओ। लेकिन किस लिए माँ जी? अरे तुम्हारे घर पर मेरी बेटियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, देखो जरा सूखकर कांटा हो चुकी हैं। अब मैं इन दोनों को अपने पास रखूंगी और जैसे ही इनकी सेहत अच्छी हो जाएगी तो मैं इन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी। लेकिन हमारे घर में अगर हमारी बीवियां नहीं होंगी तो हमारी देखभाल कौन करेगा? कौन हमें लंच बना कर देगा और कौन हमें समय पर ड्यूटी भेजेगा? अरे तुम दोनों ज्यादा मत बनो, मैंने तुम्हें अपनी बेटियां नौकरानी बनाने के लिए नहीं दी थी। मेरी बेटियां अब कुछ दिनों तक मेरे घर पर ही रहेंगी, तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो। ऐसा कहकर कावेरी अपनी दोनों बेटी रूपाली और राधा को अंदर ले आती है, जिसके बाद वह बेचारे दोनों मायूस होकर वहाँ से जाने लगते हैं। कावेरी अपनी दोनों बेटियों से कहती है, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे दोनों पति एकदम निकम्मे निठल्ले हैं, कोई काम सही से नहीं कर सकते, ऊपर से कम सैलरी और प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं होता। तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो तो तुम अपनी माँ से कह सकती हो, मैं तुम्हारी मदद हमेशा करती रहूंगी। रूपाली और राधा अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देखकर उनसे कहती हैं, माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हमारे पतियों की थोड़ी सी इज्जत कर लोगी तो कुछ घट नहीं जाएगा। हमारे पति बेशक प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन वह हमें इज्जत का खिलाते हैं और इज्जत का पहनाते हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है। ऐसा कहकर वे दोनों अपने अपने पतियों के पास चली जाती हैं और उनसे कहती हैं, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम आपको छोड़कर अपनी माँ के घर में रहेंगे, वो भी आराम से? हम दोनों अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं हैं। चलो घर चलने का समय हो गया है। वह दोनों अपने पतियों के साथ अपने घर लौट आती हैं। वहीं दूसरी तरफ कावेरी घमंड में अपने आप से कहती है, जब गरीबी की मार सर पर पड़ेगी तो मेरी दोनों बेटियों को अकल आ जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से कावेरी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसके बाद वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कावेरी की नौकरानी शकुंतला उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है, जिसके बाद वह कावेरी के 5 दामादों को फोन पर उसकी हालत के बारे में बता देती है, जिसे सुनते ही कार्तिक और पवन तुरंत अपनी पत्नियों के साथ हॉस्पिटल में दौड़े चले आते हैं। अरे माँ जी को क्या हुआ? उनकी हालत अब ठीक तो है ना? अचानक से माँ जी की तबीयत कैसे बिगड़ी? दरअसल इस बात का तो अभी तक मुझे भी नहीं पता चला कि मालकिन को हुआ क्या है। जैसे ही डॉक्टर आएंगे तो वो आप लोगों को बता देंगे। तभी डॉक्टर आता है और कावेरी के दोनों दामादों से कहता है, पेशेंट को कैंसर है और उनके इलाज के लिए पूरे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। अगर आप पैसों का इंतजाम कर लेते हैं तो हम पेशेंट का इलाज आगे शुरू करेंगे। 5 लाख रुपए का नाम सुनते ही उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। इतना सारा पैसा हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे? माँ को बचाने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। चलो, जिनके पीछे माँ जी को इतना घमंड है उन्हीं से मदद मांगते हैं। पवन, सूरज, सुधीर और रुपेश को कॉल करता है। वह तीनों अपनी पत्नियों के साथ हॉलिडे मनाने के लिए मनाली में होते हैं, जिसके बाद सुधीर फोन पर कहता है, देखो जी, हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो इस बुढ़िया के ऊपर लुटाएं। अगर मरती है तो मरने दो उसे। हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मनाली आए हैं, तो हमें बार बार फोन करके परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। सूरज, सुधीर और रुपेश तीनों ही मदद करने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद कार्तिक और पवन अपने गांव की जमीन बेचकर पैसों का जुगाड़ करते हैं और डॉक्टर को देकर कहते हैं, देखिए डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी माँ जी का अच्छे से इलाज करना हमारे सर पर केवल उन्हीं का हाथ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारी पत्नियां अपनी माँ को खो देंगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, इलाज अच्छे से ही होगा। कुछ घंटों तक इलाज चलता है, जिसके बाद डॉक्टर कार्तिक, पवन और रूपाली राधा के पास आकर उनसे कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आपकी पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, चाहो तो आप जाकर मिल सकते हो। सबके जाने से पहले शकुंतला कावेरी के पास पहुंच जाती है और वह उसे उसके तीनों अमीर दामादों की सच्चाई के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कावेरी को बहुत दुख होता है। जिसके बाद वह कार्तिक और पवन से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सही और गलत में पहचान करने में गलती कर दी। आज मुझे पता चला कि मेरा अपना हकीकत में कौन है। आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारी माँ जैसी हैं। ये सब करना तो हमारा फर्ज था। उस दिन के बाद से कावेरी को समझ आ जाती है, जिसके बाद वह अपने दोनों गरीब दामादों का साथ देती है और उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है।